नमस्कार। तो इस वक्त खबर है कि दिल्ली में किसानों और पुलिस के बीच हुई बैठक में ट्रैक्टर रैली के रूट को आम सहमति बन गई है। आपको सीधे ले चल रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1000 के करीब ट्रैक्टर जो हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पे आ चुके हैं और उसी से रिलेटेड पर ट्रैक्टर 3-4 का आप मोटा मोटी आप अगर वो कर लें तो वो एक नंबर है जिसका असेसमेंट हम करेंगे। वो उस प्रोसेस में हम हैं और हम इस पर कि किस तरह से होगा, कितने आएंगे, कौन आएगा, किस समय में आएगा, कैसे होगा, ये जो चीजें हैं इस पर हम कंटिन्यूअस उनसे बातचीत कर रहे हैं और इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट है। शुरुआत तो आपने बताया कि 26 जनवरी परेड खत्म होती शुरू हो जाएगा, तो कोई टाइम फ्रेम भी दिया है कि आपने इतने टाइम को खत्म भी करना है? देखिए, परमिशन 26 की है, ठीक है। जिस समय से ये जैसे ही ये एंट्री शुरू होगी उसके सूर्यास्त के बाद वो सर्कुलेशन में होगा। बाकी उस समय में जैसा सिचुएशन होगा और जिस तरह के रिक्वायरमेंट होगा उसके आधार पर उनके साथ मिल बैठकर समझकर ये हम इस चीज को अंजाम देंगे। क्या नहीं, देखिए हम अपने परमिशन में वो लिमिट रहेगा, लेकिन ये चीज अभी प्रीमैच्योर होगा इस पर बात करना, क्योंकि उस समय में अभी क्या नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं, क्या इमर्ज करता है, क्या सिचुएशन होती है। लेकिन जो आपको मैंने बताया कि इन प्रिंसिपल ये सर्कुलेशन का एरिया, उसका नंबर और एक मोटा मोटी कि हम इस तरह से इस जो ट्रैक्टर रैली है इसको हम सुरक्षित वातावरण में, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सफल बनाएंगे। क्या गारंटी है कि अगर वो आएंगे और वापस चले जाएंगे? क्या कमिटमेंट दे रहे हैं, क्या लिख कर दिया? क्या आप मानते हैं कि उनको इजीली वापस फिर भेजना क्या आसान होगा? वो यहाँ कैंपिंग नहीं कर सकते? देखिए, जो हमारे किसान भाई हैं इनके ऊपर हमें पूरा विश्वास है और जिस तरह से हम लोगों की बातें हुई हैं हम पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं। वो जिस तरह से मैं ये बात बतला रहा हूँ इसी तरह से उनका भी जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा उन्होंने भी कहा है कि क्योंकि वो सब लोग मूवमेंट में रहेंगे और जहां से आएंगे वहीं जाकर वो वापस टर्मिनेट करेंगे। तीनों जगहों पर जो ये गाजीपुर है, सिंगू है और टीकरी है, कितनी फोर्स जो है? ये देखिए अभी आज डिसाइड हुआ है फाइनल, तो हमें इसका आकलन करने दीजिए। हम ये मैं कहूंगा कि एडिक्वेट और पूरी तरह से ठीक से सिक्योरिटी कवर करेंगे। नहीं, ये फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, ऐसा नहीं है। हम तो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो आएंगे और जो उनका रूट और सर्कुलेशन होगा और उसका जो लेंथ होगा उसको देख करके उसी के हिसाब से फ्यूल रखेंगे अपने पास। देखिए, थ्रेट परसेप्शन है, जो पाक बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो कुछ उसमें गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं और इसी तरह का कोई जो मिस्चीवियस एलिमेंट है या मिस्चीवियस ग्रुप है वो उसमें वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा कर सकता है। तो ये तमाम में सबके ऊपर नजर है हमारी, सबका आकलन कर रहे हैं और उसके हिसाब से प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट और सिक्योरिटी अरेंजमेंट ग्राउंड के ऊपर रहेगा। जब मैं ये कह रहा हूं कि जब 308 ट्विटर हैंडल्स पाकिस्तान से ओरिजिनेट हो रहा है और जो इससे रिलेटेड चाहे वो फार्मर्स या ट्रैक्टर रैली से रिलेटेड हैशटैग को पुश कर रहा है, तमाम चीजें कर रही है एंड पाक बेस्ड जो एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी नापाक नजर है इस ट्रैक्टर रैली के ऊपर, तो जो गड़बड़ी का अंदाजा आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और है। देखिए, वो तो इंतजाम कर रहे हैं, वो तो आज बात फाइनल हो गई है और उसके हिसाब से अभी समय है। हम पूरा, मैं कह रहा हूँ कि एडिक्वेट इंतजाम रहेगा, पूरा इंतजाम रहेगा। देखिए, दिल्ली के अंदर 100 किलोमीटर से ज्यादा का रूट होगा। सर, इसमें एक चीज है जो आप कह रहे हैं कि जो सेक्टर है उसके नंबर जो कितने होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, उस पर भी आप क्या लगाएंगे? देखिए, उनके साथ मिल बैठकर इन कोऑर्डिनेशन ड्यू एक्सेप्टेंस के साथ उनकी ऑनर, डिग्निटी
को मेंटेन करते हुए और उनकी बात को समझते, वो भी हमारी बात समझ रहे हैं, हम भी उनकी बात समझ रहे हैं, एक बहुत अच्छा सशक्त संवाद की स्थिति है। इतना बात मैं कह रहा हूँ। वो लोग ज्वाइन करेंगे गाजीपुर। यानी सिर्फ 3 समझा जाए तो मोटे तौर पर 3 जगह और गाजीपुर बॉर्डर, बाकी शाहजहांपुर और पलवल बॉर्डर कोई नहीं। 3 जगह वो लोग फिर अपने अपने सेपरेट रूट से, वो हरियाणा पुलिस के साथ हम कोऑर्डिनेशन में हैं, और फिर उनको दिल्ली जो अपने अपने कंसर्न ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे। Okay, I can give you see, farmers protest is going on, and as we know that it is a period of Republic Day celebrations, and Republic Day celebration is there a day after, and Delhi police since decades have maintained a robust fail-proof security arrangement for that, and we are doing that. And in this situation, the farmers, the Sanyukt Kisan Morcha and the other groups, they had asked for having a tractor rally on 26 January itself. And तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ये जानकारी दे रहे हैं कि ट्रैक्टर रैली पर की इजाजत जो है वो पुलिस ने दे दी है, और इसमें एक तरह की एक सहमति जो है वो बन गई है। ट्रैक्टर परेड के लिए 3 रूट पर अनुमति दी गई है। किसानों के मुताबिक पुलिस ने उन्हें ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत दी है, और जिस रूट पर सहमति बनी है ये तय हुआ है कि शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। ये दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ने कहा है कि तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं। इस ट्रैक्टर रैली को इजाजत दी गई है 3 रूट्स पे, और ये भी कहा कि ट्रैक्टर रैली को डिस्टर्ब करने के लिए भी इनपुट मिले हैं, इसलिए सुरक्षा पर काफी सतर्कता बरती जा रही है। और हम सुनवाते हैं आपको, हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने इस बारे में बात की है किसान नेता से। मेरे साथ किसान नेता राजेंद्र सिंह जी हैं, उनसे बात करता हूं। अभी दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग करके आए हैं। राजेंद्र जी, आज की मीटिंग में क्या कुछ हुआ है? आज की मीटिंग में तो ये तय हुआ है कि दिल्ली के भीतर जाएंगे, और ये इंडिया की हिस्ट्री में, दिल्ली की हिस्ट्री में और जो किसान आंदोलन की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ कि 26 जनवरी को लोगों को, जो इस देश के अन्नदाता, उसको दिल्ली के भीतर घुसने दिया जाए। ये पहली बार होगा। बैरिकेड पुलिस उठाएगी और एक बड़ा किसान परेड जो है दिल्ली के भीतर होएगी। इसके लिए अलग अलग रूट बनाए गए, क्योंकि एक रूट पर ये पॉसिबल ही नहीं, संभव नहीं था, क्योंकि अगर 2.5-3 लाख ट्रैक्टर आएंगे तो उसके लिए कम से कम वो 3000 किलोमीटर में चलेंगे। अगर ट्रॉलीज आ गई तो वो 6000 किलोमीटर बन जाएगा। तो इसके लिए कि ये पॉसिबल हो सके, इस अलग अलग रूट बनाए गए हैं, और फिर भी ये कम से कम 24 से 48 घंटे फिर भी लगेंगे। रूट सभी देख लें, रास्ते में खाने पीने का, तेल का जो और मेडिकल फैसिलिटी और सभी व्यवस्था जो है वो की जाएगी। वही आज तय हुआ इस बात में। कल आपने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा था और परमिशन मांगी थी इस रैली के लिए, तो क्या आपको परमिशन मिल गई है और सभी रूट फाइनल हो गए? देखिए, वो परमिशन नहीं, वो एक फॉर्मेलिटी है। अगर परमिशन तो पुलिस ने दी नहीं। 26 नवंबर को हम आना चाहते थे रामलीला ग्राउंड में, वो परमिशन हमारी रिजेक्ट कर दी। ये परमिशन नहीं है, ये लोगों की ताकत है, लोगों का जो आंदोलन की ताकत की वजह से कि जो पुलिस है वो बैरिकेड उठाने जा रही है। सभी रूट फाइनल हो गए हैं? हाँ, सभी रूट फाइनल हो गए, सभी तरफ से दिल्ली के भीतर किसान परेड हो। अच्छा, बड़ी संख्या में ट्रैक्टर आ रहे हैं और लाखों लोग आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से, तो शांति बनी रहे इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ये पुलिस का काम है। हमने तो अपने वॉलंटियर्स लगाए हैं, लोगों को कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। तो बिल्कुल, ये हैं किसान नेता राजेंद्र सिंह जी। इनका कहना यह है कि पुलिस के साथ मिलकर सभी रूट फाइनल कर दिए गए हैं और फिलहाल अब 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी चल रही है। सिंघू बॉर्डर से कैमरामैन एन रवि के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब और हरियाणा से बड़ी तादाद में किसान दिल्ली जा रहे हैं। ट्रैक्टरों की जो बढ़ती हुई तादाद है, उससे नेशनल हाईवे 44 पर जबरदस्त जाम लगा हुआ है। पानीपत टोल प्लाजा के पास 3 किलोमीटर लंबा जाम है और सड़क के
एक तरफ दूर दूर वाहनों की कतारें दिख रही हैं। ये कतारें और लंबी हो सकती हैं क्योंकि जगह जगह से किसानों के नए जत्थे जुड़ते जा रहे हैं। नेशनल हाईवे 44 पर भी कई जगह जाम के हालात बने हुए हैं। कुरुक्षेत्र करनाल की तरफ भी वाहनों की कतारें हैं। काफी लोग जाम में फंसे हैं और जाम के हालात पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद गजाली। तो गजाली हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या स्थिति है गजाली? कितनी खबर आ रही है लगातार कि चूंकि इतनी बड़ी तादाद में हजारों की संख्या में ट्रैक्टर आ रहे हैं तो जो जनता है और जो आम ट्रैफिक है उस पर जाहिर है कि काफी असर पड़ा है। इस समय स्थिति क्या है वहां पर जाम की और किन रूट्स पे ये जाम है? गजाली से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे दोबारा। गजाली हमारे साथ फोन लाइन पर से जुड़ रहे हैं। हम आपको ये जानकारी दे रहे थे जो आप अपनी तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि NH44 की ये स्थिति है जिस पर जबरदस्त जाम है। कुरुक्षेत्र और करनाल की तरफ भी वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। NH44 पर भी जाम है। गजाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गजाली, आपसे जानकारी चाहते हैं कि क्या यहां पर स्थिति है, किन रूट्स पर की जानकारी आप हमें दे सकते हैं? NH44 की अब तस्वीरें देख रहे हैं कि कई किलोमीटर लंबी कतारें हैं यहां पे। जी देखिए, पंजाब की तरफ से जब आप हरियाणा एंटर करते हैं NH44 अंबाला से लेकर अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और फिर पानीपत और सोनीपत, तो फिलहाल पानीपत के पास जो टोल प्लाजा है NH44 का, उससे अगर आप पंजाब की तरफ चलें तो करीब 2 से 3 किलोमीटर जाम लगा हुआ है। और पीछे पंजाब की तरफ से या हरियाणा के जो पीछे वाले जिले हैं अंबाला और कुरुक्षेत्र, वहां से अभी भी ट्रैक्टर और ट्रॉली जो है वो चले आ रहे हैं। पंजाब से संख्या ज्यादा इसलिए है क्योंकि पिछले 2 दिन से जो ट्रैक्टर और ट्रॉली पंजाब में अलग अलग जिलों से चले हुए थे वो अब हरियाणा में एंटर करना शुरू हुए हैं। तो ये संख्या जो है हर मिनट या हर घंटे कह लें तो वो बढ़ती जा रही है। इस वजह से जो ये जाम लगा हुआ है पानीपत टोल प्लाजा से पंजाब की तरफ, वो अभी 3 किलोमीटर है, तो 3 से 5 किलोमीटर होते इसको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। खास करके दूसरी वजह यह भी है कि पानीपत टोल प्लाजा पर एक बड़ा आयोजन किया गया है लंगर सेवा का, कि जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं वो वहां पर स्टॉपेज लेते हैं। तो इसका भी एक कारण है कि सिर्फ हाईवे के वन वे में एक तरफ जो दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता है वो बिल्कुल जाम हुआ पड़ा है, लेकिन जो पंजाब की तरफ जाने वाला रास्ता है वो फिलहाल खुला है या उस पर गाड़ियों की आवाजाही जो है वो सुचारू रूप से चल रही है। जी, ये हम तस्वीरें देख रहे हैं। NH44 पर जबरदस्त जाम लगा हुआ है और हजारों की तादाद में ट्रैक्टर्स आ रहे हैं। यहां पर दिल्ली में जो ट्रैक्टर परेड निकलनी है उसके लिए गजाली हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है अलग अलग रूट्स पे। और यहां पर बहुत बड़ी तादाद में जो ट्रैक्टर्स अब गजाली तमाम जगहों से ट्रैक्टर लेकर किसान आ रहे हैं। पहले से ही बॉर्डर्स पर बहुत बड़ी तादाद में किसान जमा हैं, तो अभी भी आने का सिलसिला जो है ये ट्रैक्टर्स का ये लगा ही हुआ है। क्या इस बारे में जानकारी है? जी देखिए, पहले से ही ये कई जगह से अंडरस्टूड था कि आप 24 को चलेंगे तो 26 को पहुंचेंगे। धीरे धीरे अगर आप चलें पंजाब की तरफ से तो 500 किलोमीटर का जो फासला है और बीच में आप स्टॉप लेते हुए रुकते हुए चलेंगे तो पूरा दिन करीब लग ही जाता है। और कई संख्या इतनी बड़ी होती है, काफिला इतना बड़ा होता है कि अगर आगे की एक गाड़ी रुकती है तो पीछे 20 गाड़ियों को रुकना पड़ता है। तो 24 की डेट जो है वो मुहैया वो फिक्स की गई थी कि 24 तारीख को काफिला निकलेगा पंजाब और हरियाणा से। तो इस वजह से आज मौसम भी सर्दी बढ़ी हुई है और अब तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और थोड़े देर में अनुमान है कि धुंध भी होगा। और जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि कैसे कई पंजाब के या हरियाणा के किसान जो ट्रैक्टर ट्रॉली में सिंघू या टिकरी बॉर्डर से घर की वापसी कर रहे होते थे तो इसी दुर्घटना भी हो जाती थी। तो इसको भी ध्यान में रख रहे हैं। कई किसान वॉलंटियर्स जो हैं वो रास्ता बता रहे हैं या विसल बजा कर ट्रैफिक को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल की बात अगर करें तो पानीपत शहर में टोल प्लाजा के पास लंबी भीड़ लगी हुई है, लंबा जाम लगा हुआ है। और ये जाम जो है जो मैं देख पा रहा हूँ या जो विजुअल्स आप देख रही हैं वो आधे घंटे पहले का था। अब जो है जाम और ज्यादा बढ़ गया है, यानी 3 किलोमीटर से अगर कह ले तो 4-5 किलोमीटर तक का ये जाम लगा हुआ है। ये इस वक्त की स्थिति है। गजाली, धन्यवाद आपका।
कुछ समय पहले की ये तस्वीरें हैं। अब ये जाम जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। हमारे साथ राजीव रंजन जुड़ रहे हैं। राजीव मौजूद थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और उसके बाद राजीव जो सहमति बनी है या जिस तरह की इजाजत दी गई है कि 3 रूट से ट्रैक्टर परेड होगी, उसके बारे में क्या विस्तार जानकारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके बीच में सहमति बन गई है। जो किसान चाहते थे कि 26 जनवरी को उनकी ट्रैक्टर निकाली जाए, तो 3 जगहों से ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। एक सिंघू बॉर्डर से निकाली जाएगी, दूसरी टिगरी बॉर्डर से निकाली जाएगी, तीसरी गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली शुरू होगी। जो गणतंत्र दिवस का परेड है यानी राजपथ पर जो 11:30 बजे के लगभग खत्म हो जाता है, करीब उसके बाद ये शुरू होगा। लेकिन पुलिस का जो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताई, जो सबसे चिंता वाली बात ये है कि पाकिस्तान की ओर से 308 ट्विटर हैंडल जो मिले हैं, जो साफ तौर पे ये संकेत कर रहे हैं कि इस ट्रैक्टर रैली को लेकर खतरा है, इस तरह के थ्रेट परसेप्शन मिले हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट है कि जो गड़बड़ी फैला सकते हैं। यही वजह है कि पुलिस का ये कहना है कि उनकी कोशिश ये रहेगी कि जो ट्रैक्टर रैली का जो पूरा पैच है, जो उसको सुरक्षा दिया जाए, पूरी तरह से सुरक्षा दिया जाए, हर लिहाज से कोई भी इमरजेंसी हो जाए उस हालात से निपटने के लिए। यानी आप कह सकते हैं कि जिस तरह से गणतंत्र दिवस में फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाती है, कुछ वैसा ही इंतजाम जो ट्रैक्टर जो रैली में होगा। और इसके लिए जो उसके वॉलंटियर हैं और जो रूट जो चिन्हित किया गया उसी रूट से उनको मूव करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है, छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखा जा रहा है। जी धन्यवाद राजीव। तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, जिस तरह की सिक्योरिटी दी जाती है गणतंत्र दिवस के परेड में, कुछ उसी तरह की सिक्योरिटी ये ट्रैक्टर परेड को भी दी जाएगी, ताकि किसी भी तरह के से यहां पर कोई भी डिस्टर्बेंस पैदा ना हो। और 3 रूट्स पर एक तरह से ये ट्रैक्टर रैली जो है वो निकलेगी। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं, लौटते हैं खबरों पर। कृषि कानूनों के विरोध में मुंबई के आजाद मैदान में हजारों की संख्या में किसान जुटने शुरू हो गए हैं, और इसके लिए नासिक से बड़ी संख्या में किसान मुंबई आ रहे हैं। कुछ देर के बाद ये किसान आजाद मैदान पहुंचेंगे। गाड़ियों से ये मुंबई आए हैं, लेकिन बीच बीच में अपनी ताकत दिखाने के लिए किसान पैदल भी चल रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी इन किसानों से मिलकर अपना समर्थन देने वाले हैं। सोहित मिश्रा हमारे साथ है। सोहित, वहां पर स्थिति क्या है? किसान आजाद मैदान में जुट रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद, जो हमने विजुअल्स देखे हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या में पैदल चलते हुए भी किसान नजर आए हैं, और शरद पवार का साथ भी इन्हें मिल रहा है। कल यहां पर वो भी शामिल होंगे, तो ये रैली जो है वो कम है, इस समय कल होगी। इस समय कितना जमावड़ा वहां पर हो चुका है? देखिए, जो दोपहर को जो तस्वीरें आई थी उससे ही साफ पता चल गया था कि बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो मुंबई की ओर रवाना हो रहे हैं। दरअसल ये किसान पहले महाराष्ट्र के 21 अलग अलग ज़िलों से वो नासिक में जुटे, और नासिक से वो मुंबई की ओर रवाना हुए। गाड़ियों से वो आ रहे हैं। बीच रास्ते में ज़रूर उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए वो कुछ समय के लिए पैदल चले थे, जिसकी तस्वीरें हमारे पास आई थी। फिलहाल वो मुंबई में पहुंच चुके हैं। मैं यहाँ पर मुंबई सीएसटी पर मौजूद हूँ, और ठीक इसके पीछे ही जो किसान हैं उनकी गाड़ियाँ अभी पहुँची हुई हैं। कुछ समय में किसान वहाँ से मार्च करते हुए आज़ाद मैदान तक जाएंगे, और सभी मीडियाकर्मी भी यहाँ पर इसलिए रुके हैं क्योंकि यहाँ पर आइकॉनिक सीएसटी बिल्डिंग भी है। तो यहाँ से जब किसान बड़ी संख्या में मार्च करते हुए जाएंगे तो उसके विजुअल्स के लिए सब लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। ज़रूर किसानों की जो सबसे अहम मांग है वो वही है कि जो कृषि कानून है, जिसके विरोध में दिल्ली की सरहदों पर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, उसका ये समर्थन करते हैं। किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस कर लिया जाए, और उसी मांग के साथ वो आ रहे हैं। इससे एक और चीज़ जो सामने आती है वो ये है कि अब तक जिस तरह से कहा जा रहा था कि ये केवल पंजाब या हरियाणा के ही किसान हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, महाराष्ट्र के कई किसान दिल्ली ज़रूर पहुंचे हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में यहाँ पर भी किसान आ रहे हैं। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पर जो महाविकास आघाड़ी है, वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, अगर उनकी बात कर लें, एनसीपी प्रमुख की बात कर लें शरद पवार, और भी कई नेता हैं जो कल इन किसानों से मिल सकते हैं। कल ये किसान कोशिश भी करेंगे कि राजभवन की तरफ मार्च करें। हालांकि उन्हें जाने दिया जाता है या नहीं ये पता नहीं, ये देखना अहम होगा। लेकिन फिलहाल शक्ति प्रदर्शन किसानों की ओर से भी किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर किसान जो हैं
वो मुंबई का आज़ाद मैदान में जुटेंगे। आज रात भर वहीं पर रहेंगे, कल दिन भर भी वहाँ पर होंगे, कल उनकी सभा भी होगी। उनके सभा में कौन कौन आता है ये देखना बेहद ही अहम होगा, लेकिन ज़रूर बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं। वही मांग है उनकी कि कृषि कानून को वापस किया जाए। इसमें महाराष्ट्र के किसान हैं, मजदूर हैं, साथ ही साथ आदिवासी भी बड़े पैमाने पर शामिल हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसे कई आदिवासी हैं जो जंगलों में खेती करते हैं। उनके अपने कई मुद्दे हैं जिसे वो बार बार रखते हुए आए हैं। तो ऑल इंडिया किसान सभा जो है उसके अंतर्गत ये सभी किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कुछ समय में वो आएंगे, जिसके लिए अगर आप देखें तो कुछ लोग उनके स्वागत के लिए अभी से तैयार हैं। वो किसानों के स्वागत के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। साथ ही साथ जो पुलिस की गाड़ियाँ भी यहाँ पर सुरक्षा के लिए रुकी हुई है। किसानों ने रविवार का दिन भी इसलिए चुना क्योंकि रविवार के दिन मुंबई की सड़कों पर गाड़ियाँ कम होती हैं, तो लोगों को तकलीफ ना हो उसका भी ख्याल इनकी ओर से रखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए किसान अब कुछ समय में आज़ाद मैदान पहुँचेंगे और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। सबसे अहम मांग वही है कि तीनों कृषि कानून को वापस किया जाए। धन्यवाद आपका सोहित। तो ये भी ख्याल रखा जा रहा है कि लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हो। बड़ी तादाद में किसान यहां पर पहुंच चुके हैं और यहां पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर इकट्ठा होने के बाद किसान यहां से आगे जाएंगे। आजाद मैदान पर किसानों को इकट्ठा होना है। पहले तमाम किसान अलग अलग जिलों से 21 जिलों से महाराष्ट्र के नासिक में इकट्ठा हुए और वहां से मुंबई पहुंचे हैं। तो इस वक्त इतना ही, एक ब्रेक ले रहे हैं हम। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 185 नए मामले सामने आए हैं और 9 लोगों की मौत हुई है। रिकवरी रेट पहली बार 98% के पार है। दिल्ली में अब 0.27% एक्टिव मरीज बचे हुए हैं और 24 घंटों में 62,307 टेस्ट किए गए हैं। भारत में कोरोना के बचाव वाले टीकाकरण को शनिवार को 8 दिन पूरे हो गए हैं और 15 लाख से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी टीका ले चुके हैं। शुरुआत में थोड़ी झिझक के बाद अब टीकाकरण की रफ्तार बढ़ने लगी है। 8वें दिन 1,46,000 से ज्यादा लोगों को टीका दिया गया। भारत में टीकाकरण अभियान शुरू हुए 1 हफ्ता हो गया है और अब उसके आंकड़े बढ़ने लगे हैं। पहले दिन 1,90,000 स्वास्थ्यकर्मियों को टीके लगे थे, तो 7वें दिन लगभग 3.5 लाख स्वास्थ्यकर्मियों को टीके लगे। आंकड़ों में बढ़त की एक वजह कोविन डेटाबेस में सुधार भी है, जिसके तहत अब स्वास्थ्यकर्मी जब चाहे टीका लगवाने आ सकते हैं। यानी जिन स्वास्थ्यकर्मियों को तारीख नहीं मिली है वो भी आकर टीके लगवा सकते हैं। दिल्ली भर के अस्पतालों में शनिवार को टीका लगवाने के लिए लोग आते रहे। राजधानी के 4 अस्पतालों ने 100 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य भी पूरा कर लिया। ये अस्पताल थे LNJP, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, GTB हॉस्पिटल और दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट। जैसे मेरे पास भी कोई SMS नहीं आया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये एक बहुत अच्छा प्रायोरिटी है और हमें जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने बोला है कि अभी आपको अकोमोडेट करके हमको भी वैक्सीन दे देंगे। हो सकता है कि लाइन में आने में मुझे 4-5 दिन और लग जाते, तो इट्स बेटर टू गेट इम्यूनाइज्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। आई जस्ट गॉट वैक्सीनेटेड, सो आई वुड एक्चुअली मुझे अभी टीका लगाया गया। मैं हर स्वास्थ्यकर्मी को इसे लगवाने को कहूंगा। ये आपका फर्ज भी है और पेशेवर जिम्मेदारी भी। अगर स्वास्थ्यकर्मी होकर टीका नहीं लगवाएंगे तो आम जनता को क्या संदेश जाएगा? सोल रिस्पांसिबिलिटी एंड ड्यूटी। प्रशासन का कहना है कि ज्यादा लोगों के आने से टीके भी कम जाया होते हैं और उन्हें लगाने वालों का वक्त भी बर्बाद नहीं होता। Once a vial is opened, अगर टीके लगवाने ज्यादा लोग नहीं आए तो काम कर रहे लोगों के वक्त की बर्बादी होगी। अगर सिर्फ 6 या 7 लोग आए तो 3 से 4 डोज बर्बाद हो जाती हैं। so 3 or 4 doses they are going waste. भारत कोविड वैक्सीन का निर्यात भी कर रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने 20 लाख टीके देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनका देश सम्मानित महसूस करता है कि वो अपने एक दोस्त के जरिए वैश्विक चुनौती से निपटने में मिलकर कामयाब रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया कि सम्मान हमारा है और भारत स्वास्थ्य सेवा में सहयोग को मजबूत करना जारी रखेगा। भारत पहले ही 7 पड़ोसी देशों को वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत मुफ्त में टीके भेज चुका है। ब्राजील के अलावा सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, मोरक्को, बांग्लादेश और म्यांमार को भी ये टीके बेचे जाएंगे।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत का शुक्रिया अदा किया है। भारत में अब तक कुल 15 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जिसमें से तकरीबन 1200 ऐसे केसेस आए हैं जहां पर लोगों को टीका लगवाने के बाद छोटी मोटी दिक्कतें हुई, पर ये कुल टीकाकरण के 1% हिस्से से भी कम है। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन संजय कौशिक और शरद शर्मा के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश की सबसे अमीर महानगर पालिका पर कोरोना का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पिछले साल 33,000 करोड़ का बजट पेश करने वाले बीएमसी के पास भी अब पैसों की कमी हो रही है और बीएमसी अधिकारी म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए पैसे इकट्ठा करने पर विचार कर रहे हैं। साल 2020-21 के लिए 33,441 करोड़ का बजट पेश करने वाले बीएमसी के पास जनवरी 2021 आते आते पैसों की कमी हो गई है। कोरोना और दूसरे टैक्स कलेक्शन में आई कमी का असर ये हुआ कि बीएमसी अब म्युनिसिपल बॉन्ड्स के जरिए पैसा इकट्ठा करने पर विचार कर रही है। हर एक पैसा अच्छे मार्ग से आता है तो जरूरत है, लेकिन जैसे आपने कहा कि जो जीएसटी का प्रॉब्लम वो तो बहुत ही बड़ा है, उसमें जो फ्लो आना चाहिए वो नहीं हो रहा है जी। और हमारा जो मालमत्ता कर रहता है वो भी अभी कम हुआ है जी। हर एक में कटौती लगी है, कोविड-19 से तो ज़्यादा लगी, उसके लिए इम्प्रूव करना है और उसको वही शान में रखना है, तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो बीएमसी को करीब 6,500 करोड़ रुपयों की जरूरत है। अगले साल होने वाले चुनाव के कारण पार्षद ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी और दूसरे कई टैक्स कलेक्शन में आई कमी का असर बीएमसी की तिजोरी पर पड़ रहा है। बीएमसी में विपक्ष में बैठी कांग्रेस म्युनिसिपल बॉन्ड्स का स्वागत तो कर रही है, लेकिन उसका कहना है कि बीएमसी के मौजूदा हालात के लिए शिवसेना जिम्मेदार है। महानगर पालिका का जो है पूरा भारतवर्ष में एक नाम है, एक फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से महानगर पालिका बहुत स्ट्रांग है, सक्षम है। इसके लिए बॉन्ड निकालेंगे तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 साल के लिए जो पैसे की जरूरत है उस बॉन्ड के माध्यम से पैसा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। जब कुछ अच्छा होता है तो जो रूलिंग पार्टी श्रेय लेता है, लेकिन ऐसे वक्त में भी ये जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट या फाइनेंशियल का जो खराब हो रहा है तो उसका भी जिम्मेदारी राज्य स्टेट गवर्नमेंट महानगर पालिका के सत्ते में जो बैठे हैं वो भी लेना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। फिलहाल बीएमसी के हर पार्षद की कोशिश यही है कि चुनावी साल से पहले ज्यादा से ज्यादा फंड उन्हें मिले ताकि वो अपने इलाके में काम कर लोगों से वोट मांग सकें। लेकिन एक दूसरा सवाल ये भी उठता है कि ये पार्षद केवल चुनावी साल में ही काम करेंगे या उसके बाद भी। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। आयकर विभाग ने राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी आयकर छापेमारी को अंजाम दिया है। ये छापेमारी दो रियल एस्टेट डेवलपर और एक सर्राफा कंपनी के कुल 31 ठिकानों पर मारे गए हैं। इन छापों में करीब 1400 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा अब तक हो चुका है। तो ये एंटीक चीजें जो उन्होंने प्रोक्योर की हैं, क्या उन्होंने नियमानुसार प्रोक्योर की हैं और इसका स्रोत क्या है, किस सोर्स से उन्होंने ये एंटीक्स हासिल किए हैं। और सबसे बड़ी चीज कि जो एंटीक, जैसा कि न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग में है कि इन्होंने काफी एंटीक को विदेशियों को, फॉरेनर्स को बेचा है। तो एंटीक के संबंध में जो कानून है उसमें इस तरीके के एंटीक्स को हिंदुस्तान से बेचने पे प्रतिबंध है, वो गैर कानूनी है। तो इस बारे में पुलिस के द्वारा भी जांच प्रारंभ की जा रही है। तो इस वक्त देश की बात में इतना ही।